एक ऐसी लाइन जो सिर्फ मैप पर खींची गई थी, लेकिन उस लाइन ने करीब 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया और लाखों लोगों की जान ले ली। सबसे हैरानी की बात, जिस आदमी ने ये लाइन खींची थी, उसने इससे पहले इंडिया को कभी देखा ही नहीं था। 15 अगस्त 1947 पूरा इंडिया आजादी का जश्न मना रहा था। दिल्ली की सड़कों पर भीड़ थी, तिरंगा लहरा रहा था, लोग नाच रहे थे। जवाहरलाल नेहरू अपना मशहूर ट्रेस्ड विद डेस्टिनी वाला स्पीच दे रहे थे, लेकिन इसी समय पंजाब और बंगाल के कई इलाकों में लोग एक दूसरे को मार रहे थे। ट्रेन्स भरभर आ रही थी, लेकिन उनमें जिंदा मुसाफिर कम, लाशें ज्यादा थी। एक तरफ फ्रीडम थी और दूसरी तरफ इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान। सवाल ये है, आखिर ऐसा हुआ कैसे? क्या पार्टीशन सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के बीच की नफरत का नतीजा था, या फिर इसके पीछे पॉलिटिक्स, पावर और जल्दी में लिए गए फैसलों की वो कहानी थी जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं? सबसे बड़ा सवाल, कैसे सिर्फ 5 हफ्तों के अंदर पूरे सब कॉन्टिनेंट की किस्मत बदल दी गई? आज हम इस कहानी को शुरू से समझेंगे। 1947 तक ब्रिटिश एम्पायर थक चुका था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने ब्रिटेन की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया था। पैसे कम थे, आर्मी पर दबाव था, पर इंडिया में आजादी की मांग पहले से कई ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। हर तरफ ब्रिटिश रूल के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लंदन को समझ आ गया था कि इंडिया पर हमेशा के लिए राज करना अब पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक और प्रॉब्लम थी, ब्रिटिश सिर्फ जाना नहीं चाहते थे, वो ऐसे जाना चाहते थे कि उनके जाने के बाद भी साउथ एशिया उनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में बना रहे। इसी बीच इंडिया की पॉलिटिक्स और कॉम्प्लिकेटेड होती गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक यूनाइटेड इंडिया चाहती थी, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप में अलग मुस्लिम होमलैंड की डिमांड को और तेजी से उठा रही थी। 1940 के लाहौर रिजोल्यूशन के बाद पाकिस्तान की डिमांड धीरे धीरे एक पॉलिटिकल नारा बनकर मास मूवमेंट में बदल गई। कम्युनल टेंशन्स बढ़ने लगे। 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे कोलकाता में इतनी भयानक हिंसा लेकर आया कि कुछ ही दिनों में हजारों लोग मारे गए। के बाद नोवाखली, फिर बिहार, फिर पंजाब। हर नए दंगे के बाद भरोसा टूटा गया। लोगों को लगने लगा शायद अब साथ रहना मुमकिन नहीं। लेकिन क्या सच में पार्टीशन ही एक अकेला सॉल्यूशन था? इसी सवाल का जवाब खोजने लंदन ने एक नया आदमी इंडिया भेजा। मार्च 1947 लॉर्ड लुइस माउंटबेटन इंडिया के आखिरी वॉइस रॉय बनकर दिल्ली पहुंचे। उनके पास सिर्फ एक ही मिशन था, पावर ट्रांसफर करना, और जितनी जल्दी हो सके करना। शुरुआत में प्लान ये था कि जून 1948 तक ब्रिटिश इंडिया छोड़ देंगे, यानी लगभग 1 साल का समय। लेकिन माउंटबेटन ने ग्राउंड सिचुएशन देखी। हर तरफ कम्युनल वायलेंस बढ़ रही थी, पॉलिटिकल ट्रस्ट लगभग खत्म हो चुका था। उन्होंने डिसाइड किया इतना वेट करना और ज्यादा डेंजरस हो सकता है, इसीलिए टाइमलाइन को अचानक बहुत छोटा कर दिया गया। जून 1948 की जगह 15 अगस्त 1947, सिर्फ कुछ महीने। सोचिए, एक ऐसा देश जिसमें उस समय करीब 40 करोड़ लोग रहते थे, उसे डिवाइड करने के लिए सिर्फ कुछ ही हफ्तों का समय। ना प्रॉपर प्लानिंग, ना माइग्रेशन का डिटेल सिस्टम, ना सिक्योरिटी का पूरा अरेंजमेंट। ये फैसला हिस्ट्री के सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजंस में से एक बन गया। लेकिन असली शॉक अभी बाकी था। अब जरूरत थी एक बॉर्डर की, और जिस आदमी को वो बॉर्डर डिसाइड करने के लिए चुना गया, वो इंडिया पहले कभी आया ही नहीं था। जुलाई 1947 एक ब्रिटिश लॉयर लंदन से दिल्ली आता है। नाम था सर शेरिल रैडक्लिफ। वो जज नहीं थे, मिलिट्री एक्सपर्ट नहीं थे, वो हिस्टोरियन भी नहीं थे, और सबसे सरप्राइजिंग बात, वो इससे पहले कभी इंडिया आए ही नहीं थे। तो फिर उन्हें ही क्यों चुना गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट का मानना था कि रैडक्लिफ का इंडिया से कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं है, इसलिए वो न्यूट्रल डिसीजन लेंगे। सुनने में ये बात लॉजिकल लगती है, लेकिन हकीकत बहुत अलग थी। उन्हें सिर्फ 5 हफ्ते दिए गए। इतने कम समय में पंजाब और बंगाल जैसे बड़े प्रोविंसेस को डिवाइड करना था। रैडक्लिफ को मैप्स देखने थे, 1941 का सेंसस का डेटा यूज करना था, हर डिस्ट्रिक्ट की रिलीजियस पॉपुलेशन समझनी थी, रेलवेज, रोड्स, कनाल्स, रिवर्स, सिटीज, विलेजेस, एग्रीकल्चर, ट्रेड रूट्स, सबको कंसीडर करना था, और फिर डिसाइड करना था कौन सा एरिया इंडिया में जाएगा और कौन सा पाकिस्तान में। आज अगर किसी सिटी में एक फ्लाईओवर बनाना हो तो प्लानिंग में साल लग जाते हैं, लेकिन उस वक्त करोड़ों लोगों की जिंदगी सिर्फ कुछ ही हफ्तों में डिसाइड की जा रही थी।
रैडक्लिफ के पास ना सैटेलाइट इमेजेस थी, ना कंप्यूटर्स थे, ना जीपीएस। उनके पास सिर्फ मैप्स और फाइल्स और भारी पॉलिटिकल प्रेशर था। कांग्रेस अपनी तरफ से आर्गुमेंट दे रही थी, मुस्लिम लीग अपनी तरफ से। हर डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट था, हर रेलवे लाइन स्ट्रेटेजिक थी, हर कनाल फ्यूचर एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई थी और हर डिसीजन के पीछे लाखों लोगों की जिंदगी। कहा जाता है कि रैडक्लिफ बाद में इतने डिस्टर्ब हो गए कि इंडिया छोड़ते समय उन्होंने अपने कई वर्किंग पेपर्स डिस्ट्रॉय कर दिए। उन्हें डर था कि उनके डिसीजंस पर हमेशा सवाल उठते रहेंगे, और हुआ भी यही। आज तक लोग पूछते हैं, क्या ये बॉर्डर फेयर थी या जल्दीबाजी में लिया गया एक फैसला? सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि बॉर्डर तो बन गई थी, लेकिन जिस दिन इंडिया और पाकिस्तान आजाद हुए उस दिन तक आम लोगों को पता ही नहीं था कि उनका गांव किस देश में आएगा। और इसी अनसर्टेनिटी ने शुरू की ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी माइग्रेशन में से एक। रैडक्लिफ अपने ऑफिस में मैप्स पर झुके हुए थे। हर डिस्ट्रिक्ट को देखना था, हर तहसील को समझना था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया कोई ब्लैंक पेपर नहीं था। यहाँ हर जगह मिक्स्ड पॉपुलेशन थी। किसी गांव में हिंदू मेजोरिटी तो बगल वाले गांव में मुस्लिम मेजोरिटी। कहीं सिख किसानों की जमीन, लेकिन आसपास मुस्लिम विलेजेस। कहीं रेलवे लाइन एक तरफ, स्टेशन दूसरी तरफ। अगर बॉर्डर सिर्फ रिलीजन के आधार पर खींची जाती तो ट्रांसपोर्ट टूट जाता। अगर सिर्फ ट्रांसपोर्ट को देखा जाता तो लाखों लोग अचानक माइनॉरिटी बन जाते। हर ऑप्शन किसी न किसी के लिए डिजास्टर था। इसलिए रैडक्लिफ कमीशन ने पॉपुलेशन के साथ साथ रोड्स, कैनाल्स, रेलवेज और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को भी देखने की कोशिश की। लेकिन इतने कम समय में परफेक्ट डिसीजन लेना लगभग नामुमकिन था, और इसी वजह से कई जगहों पर ऐसे फैसले हुए जिन पर आज भी डिबेट होती है। सबसे बड़ा चैलेंज था पंजाब। पंजाब सिर्फ एक स्टेट नहीं था, ब्रिटिश इंडिया का फूड बास्केट था। कनाल सिस्टम दुनिया के सबसे एडवांस इरिगेशन सिस्टम में से एक था। यही सिख कम्युनिटी के कई सबसे पवित्र रिलीजियस प्लेसेस थे, लेकिन पॉपुलेशन मिक्स थी। वेस्ट पंजाब में मुस्लिम मेजोरिटी थे, ईस्ट पंजाब में हिंदूज और सिख ज्यादा थे। अब सवाल था, लाहौर किसको मिलेगा, अमृतसर किसको मिलेगा, फिरोजपुर, गुरुदासपुर। हर नाम के पीछे पॉलिटिक्स थी, हर डिसीजन के पीछे इमोशंस। आखिरकार लाहौर पाकिस्तान को मिला, अमृतसर इंडिया को। लेकिन गुरुदासपुर के कुछ हिस्से इंडिया में आए। बाद में यही रूट जम्मू कश्मीर तक इंडिया का लैंड एक्सेस बनाए रखने में बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ। इसलिए गुरुदासपुर का फैसला आज भी हिस्टोरियंस के बीच में डिस्कशन का टॉपिक बना हुआ है। अब बात बंगाल की। यहाँ भी सिचुएशन उतनी ही कॉम्प्लेक्स थी। ईस्ट बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी। आखिरकार वेस्ट बंगाल इंडिया का हिस्सा बना और ईस्ट बंगाल पाकिस्तान का। यही ईस्ट बंगाल बाद में 1971 में बांग्लादेश बना। एक लाइन में सिर्फ दो नहीं, आने वाले सालों में 3 देशों की हिस्ट्री लिखी। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान आजाद हो गया। 15 अगस्त 1947 इंडिया आजाद हो गया। लोग जश्न मना रहे थे, लेकिन एक अजीब बात हुई। आम लोगों को अभी तक ऑफिशियली पता ही नहीं था कि उनका गांव किस देश में है। सोचिए, सुबह आप उठते हो, एक नए देश का जन्म हो चुका है, लेकिन आपको ये भी नहीं पता आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में। ये मजाक नहीं था, ये रियलिटी थी। रैडक्लिफ अवार्ड इंडिपेंडेंस के बाद अनाउंस किया गया 17 अगस्त 1947, यानी आजादी के 2 दिन बाद। इस डिले की वजह से कंफ्यूजन और बढ़ गया। कई लोगों ने गलत डायरेक्शन में माइग्रेशन शुरू कर दी। कई विलेजेस को आखिरी समय पर पता चला कि वो दूसरे देश में चले गए हैं, और तब डर ने लोगों के फैसले लेने शुरू कर दिए। जब इंफॉर्मेशन कम होती है तब रूमर्स सबसे तेज दौड़ते हैं। किसी ने कहा कल यहाँ अटैक होने वाला है, किसी ने कहा आर्मी आ रही है, किसी ने कहा सब लोग भाग रहे हैं। और फिर एक फैमिली निकली, उसके पीछे दूसरी फैमिली, फिर तीसरी, और धीरे धीरे पूरा का पूरा गांव खाली होने लगा। किसी को एग्जैक्ट नंबर नहीं पता थे, किसी को फ्यूचर नहीं पता था, हर किसी को सिर्फ अपनी फैमिली बचानी थी। एक आदमी सिर्फ 2 सूटकेसेस लेकर निकला। एक माँ ने घर का दरवाजा लॉक किया, ये सोचकर कि कुछ दिन बाद वापस आ जाएगी, लेकिन वो कभी वापस नहीं आ सकी। कई लोग अपनी जमीन, अपना बिजनेस, अपना बचपन सब कुछ पीछे छोड़ गए, सिर्फ जान बचाने के लिए। अगले कुछ हफ्तों में जो हुआ उसने दुनिया को हिला दिया। लाखों नहीं, करोड़ों लोग चल पड़े, कुछ पैदल, कुछ ट्रक्स में, कुछ बैलगाड़ियों पर, और हजारों लोग ट्रेन से।
हिस्टोरियंस के मुताबिक करीब 1.4 से लेकर 1.8 करोड़ लोगों ने बॉर्डर को दोनों तरफ से माइग्रेशन किया। ये ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी फोर्स्ड माइग्रेशन में से एक मानी जाती है। सड़कों पर सिर्फ लोग ही लोग दिखते थे, जहां तक नजर जाती इंसानों की लाइन। बच्चे रो रहे थे, बुजुर्ग चल नहीं पा रहे थे, लोगों के पास पानी खत्म हो रहा था, खाना खत्म हो रहा था, लेकिन रुकने का कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि पीछे मौत का डर था और आगे सिर्फ उम्मीद। लेकिन अफसोस हर किसी को वो उम्मीद भी नसीब नहीं हुई। पार्टीशन की सबसे खतरनाक तस्वीरों में से एक थी रिफ्यूजी ट्रेन्स। ये ट्रेन्स लोगों को एक देश से दूसरे देश ले जा रही थी। कई ट्रेन्स अपनी मंजिल तक नॉर्मल हालत में कभी पहुंची ही नहीं। कई ट्रेन्स पर अटैक्स हुए। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकती तो अंदर जिंदा लोगों की जगह सिर्फ लाशें मिलती, इसलिए लोग इन्हें घोस्ट ट्रेन्स कहने लगे। हर सीट पर एक कहानी थी, हर कंपार्टमेंट में किसी का पिता, किसी की माँ, किसी का बच्चा था। इसी दौरान पंजाब और बंगाल के कई इलाकों में कम्युनल वायलेंस अपने सबसे खतरनाक रूप में पहुंच गई। एस्टिमेट्स आमतौर पर 2 लाख से लेकर या उससे भी ज्यादा लोगों की मौत तक जाते हैं। इसीलिए पार्टीशन को सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं बल्कि एक ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी भी कहा जाता है। क्या जल्दी सबसे बड़ी गलती थी? ये वो सवाल है जो आज भी हिस्टोरियंस, पॉलिटिशियंस और आम लोग पूछते हैं। क्या अगर लीडर्स थोड़ा और वक्त लेते तो लाखों लोगों की जानें बच सकती थी? इसका कोई सिंपल आंसर नहीं है। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि 1946-47 तक कम्युनल वायलेंस इतनी बढ़ चुकी थी कि पार्टीशन लगभग अनअवॉइडेबल हो गया था। दूसरे हिस्टोरियंस कहते हैं कि प्रॉब्लम पार्टीशन नहीं थी, प्रॉब्लम उसकी जल्दबाजी थी। सोचिए, पूरे सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड करने के लिए सिर्फ कुछ हफ्ते, ना प्रॉपर रिफ्यूजी कैंप्स, ना माइग्रेशन प्लानिंग, ना पुलिस की तैयारी, ना मिलिट्री डिप्लॉयमेंट का क्लियर सिस्टम। अगर लोगों को पहले से बॉर्डर का पता होता, अगर माइग्रेशन को गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती, अगर सिक्योरिटी पहले से डिप्लॉय होती तो शायद हिस्ट्री कुछ और होती। लेकिन हिस्ट्री अगर से नहीं बदलती और 1947 की सबसे बड़ी ट्रेजेडी शायद यही थी। जब दिल्ली में इंडिपेंडेंस की तैयारी चल रही थी, एक आदमी सेलिब्रेशन से बहुत दूर था, महात्मा गांधी। 15 अगस्त 1947 को जब पूरा देश जश्न मना रहा था, गांधी कोलकाता में थे, दंगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि आजादी की खुशी तब तक अधूरी है जब तक लोग एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम से शांति की अपील की, फास्ट रखा, लोगों से हथियार छोड़ने को कहा। कई जगह उनकी बात का असर भी हुआ, लेकिन हिंसा इतनी फैल चुकी थी कि एक आदमी के लिए उसे पूरी तरह रोक पाना पॉसिबल नहीं था। अरे देखिए, जिस इंसान ने पूरी जिंदगी अहिंसा की बात की, उसी के देश की आजादी खून से रंग गई। जो लोग बच गए उनके सामने एक और चैलेंज था, अब रहना कहाँ है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों तरफ रिफ्यूजी कैंप्स बनाए गए। लाखों लोग टेंट्स में रहने लगे, न नौकरी, न घर, न पैसे, सिर्फ यादें। किसी ने लाहौर छोड़ा, किसी ने दिल्ली, किसी ने कराची, किसी ने अमृतसर। एक जमाने में जो लोग पड़ोसी थे, अब वो 2 अलग देशों के नागरिक बन चुके थे। कई लोगों ने जीरो से अपनी जिंदगी दोबारा शुरू की, छोटी सी दुकान खोली, मजदूरी की, पढ़ाई की, बिजनेसेस खड़ा किया। आज इंडिया और पाकिस्तान के कई बड़े बिजनेस फैमिली और पॉलिटिकल फैमिली की रूट उन रिफ्यूजी फैमिलीज तक पहुंचती है जिन्होंने पार्टीशन के बाद सब कुछ दोबारा बनाया। ये इंसानी हिम्मत की भी कहानी है। पार्टीशन के सिर्फ कुछ महीनों बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर पहला वॉर शुरू हो गया। 1947 और 48 का वॉर। उसके बाद 1965 और 1971 और 1999 कारगिल बॉर्डर बदल गई थी, लेकिन एक टेंशन खत्म नहीं हुआ। आज भी लाइन ऑफ कंट्रोल, वीजा रेस्ट्रिक्शन, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट और पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स किसी न किसी रूप में 1947 की लेगेसी से जुड़े हुए हैं। साउथ एशिया की पॉलिटिक्स को समझना है तो पार्टीशन को समझना जरूरी है। पार्टीशन ने हमें एक बात और सिखाई, पॉलिटिकल डिसीजंस सिर्फ कागज पर नहीं होते, उनका असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। एक सिग्नेचर, एक मीटिंग, एक बॉर्डर और करोड़ों लोगों की पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए हिस्ट्री को सिर्फ याद रखना काफी नहीं है, उसे समझना जरूरी है ताकि वही गलती दोबारा कभी न दोहराई जाए। 15 अगस्त 1947, एक तरफ आजादी का सूरज उगा, दूसरी तरफ पार्टीशन की आग भड़क उठी। एक लाइन ने 2 नए देश बना दिए,
लेकिन उस लाइन ने लाखों परिवारों को हमेशा के लिए अलग भी कर दिया। आज भी अगर आप किसी बुजुर्ग से पार्टीशन की कहानी सुनेंगे तो आपको सिर्फ हिस्ट्री नहीं मिलेगी, आपको दर्द मिलेगा, यादें मिलेंगी और वो एहसास मिलेगा कि कभी कभी एक लकीर सिर्फ जमीन को नहीं, दिल को भी दो हिस्सों में बांट देती है।